Hello, welcome to my mathematics channel. Today we will discuss Euclid's division algorithm, a topic from 10th class mathematics. So let us get started. Actually, Euclid's division algorithm is a process used to find out SCF of two positive integers, and of course using Euclid's division lemma. So सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द स्टेटमेंट इज टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से ए एंड बी विद ए ग्रेटर देन बी. फॉलो द स्टेप्स बिलो. स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू ए एंड बी. सो वी फाइंड होल नंबर्स q and r such that a is equal to bq plus r, where r is less than b and greater than or equal to 0. Step number 2, if r is equal to 0, b is the SCF of a and b. If r is not equal to 0, apply the division lemma to b and r. Step 3, continue the process till the remainder is 0. The divisor at this stage will be the required SCF. ये था स्टेटमेंट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का. अब हम ये पूरा जो स्टेटमेंट है स्टेप वाइज इसको डिस्कस करेंगे, और जिस तरह से इसमें जो कुछ इसमें क्लेम किया गया है, जिस तरह का इसमें एक्सप्लेनेशन है, सबका हम एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले इसमें जो कुछ टर्म्स आई हैं, थोड़ा पहले आपको उन टर्म से मैं परिचय आपको उनसे करवा लूँ. जैसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ लिखा हुआ है. पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं. यहाँ पे होल नंबर्स लिखा हुआ है, तो ये होल नंबर भी आपको मैं बताऊँगा. अच्छा, देन यहाँ पे लिखा है ये डिवाइज़र, तो ये डिवाइज़र भी मैं आपको समझाऊंगा. ये समझाऊंगा होल नंबर, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स एंड देन देयर इज रिमाइंडर. एक और आ रहा है. सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बताता हूँ. पॉजिटिव इंटीजर्स होते कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है, बिकॉज ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. उसके बाद आता है होल नंबर्स जो होते हैं उसमें ज़ीरो भी शामिल है. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जो नेचुरल नंबर है वही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और होल नंबर्स जो है ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो भी सब इसमें शामिल होंगे, और ज़ीरो भी इसमें शामिल होगा. ज़ीरो इज ऑल्सो ए होल नंबर. नेक्स्ट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो है डिवाइज़र. तो डिवाइज़र के साथ साथ जो दूसरी जो टर्म्स इसमें आती हैं डिवीजन प्रोसेस में, जो आपका ऑर्डनरी डिवीजन है, वो सब सारे जितने भी टर्म्स हैं उनको भी आप साथ साथ जान लीजिए. मान लीजिए आप 8 से 20 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 2 जा 16. आप किसको क्या क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ 4 आ गया इसका रिमाइंडर. तो इसको जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिवाइजर. और जिसको डिवाइड करते हैं ये 20, दिस 20 इज कॉल्ड डिविडेंड. जितना टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपने 8 को 20 में इंक्लूड किया, 8 का टेबल पढ़ा, दिस इज कॉल्ड कोशिएंट. एंड जो ये बच गया रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर. जिस तरह से आपके पास सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स थे ए एंड बी, इनको अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो किसको आप क्या क्या सपोज कर सकते हैं? ये जो 20 है, जो डिविडेंड है, इसको हम ए सपोज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ए को ग्रेटर देन बी लेना है, तो 20 इज ग्रेटर देन 8. तो इसको हमने बी सपोज करेंगे इसको, और ये क्वोशिएंट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और रिमाइंडर को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस प्रकार से ये आपको टर्म्स मैंने बताई जिनका यहाँ पे यूज़ है. जब आपको टर्म्स सही से पता होंगी तो तभी आपको वो स्टेटमेंट समझ में आएंगे जहाँ उनको जो है यूज़ किया गया है. तो नाउ लेट अस कम टू द स्टेटमेंट. इसका हम एनालिसिस करते हैं. अब इसको समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है. सबसे पहले कहता है कि
और ये कहता है हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी विद ए ग्रेटर देन बी। तो लेट अस टेक टू पॉजिटिव इंटीजर्स, से वन इज ए एंड अनदर वन इज बी। किस कंडीशन के साथ? ए इज ग्रेटर देन बी। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिए। उसके बाद क्या कहता है, स्टेप 1 में हम आते हैं, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू ए एंड बी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस टॉपिक से पहले जो है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं जरा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसने, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो है क्या? ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, क्योंकि ज़्यादा करके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें जो बड़ा है ए है उसको छोटे के टर्म में आपने लिखना है। यू हैव टू राइट ए इन टर्म्स ऑफ बी। हाउ? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर के बारे में कंडीशन दे रखी है कि जो आर है दैट मस्ट बी लेस देन बी। बी मीन्स ये वाला बी, और it should be greater than or equal to 0. Greater than equal to 0 means it should be positive, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये 0 भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब आपको इस कंडीशन के साथ ये लिखना है, ये शर्त है, ये कंडीशन है, ये आपके ऊपर एक, इसको जब आप ए को बी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो एक बंधन है, ये एक कॉन्स्ट्रेंट है। ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको लगानी पड़ेंगी ये वाली, इसको एक्सप्रेस करते हुए, ठीक है। तो अब इसको अगर आपने इन कंडीशंस के साथ एक्सप्रेस किया तो आपके क्या होगा, मतलब कौन सी कंडीशन लगेगी? इसमें ये होगा कि जो बी है उसको जब आप ए में इंक्लूड करेंगे, यानी कि बी का टेबल जब ए में पढ़ेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इसको इंक्लूड करेंगे, एट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम विल बी क्यू, ठीक है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाए, बी ए में पूरा इंक्लूड हो जाए क्यू टाइम्स, और ये भी हो सकता है कि पूरा इंक्लूड ना हो और ये जो आर है रिमाइंडर बच जाए। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। 8 का टेबल अभी हमने लिया था एग्जांपल, 8 2 जा 16, और ये हमारे पास बच गया 4। तो इसको हमने ए बोला है, इसको हमने बी बोला है, ठीक है, इसको हमने क्यू बोला है, इसको हमने आर बोला है। अब इसमें तो आपको ऐसा भी पता है कि जो डिविडेंड होता है सिंपल डिवीजन में, आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको पहले से ही पता है। तो सिंपल डिवीजन में 20 जो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 8 इंटू कोशेंट 2 और प्लस रिमाइंडर 4। और ये जब आपने लिखा है ये इस तरह से, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है, क्योंकि ये इस रिप्रेजेंटेशन को जब हम इससे कंपेयर करते हैं, दोनों कंडीशन से कंपेयर करते हैं, तो ये कंडीशन तो जो है आपको सिर्फ इसी कंडीशन के तहत अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो एक से ज़्यादा तरीके से आप लिख सकते हैं अगर इसको फॉलो ना करें। लेकिन इसमें जब आप ये डिवीज़न प्रोसेस आप इसको आपने सीखा है, जब से भी सीखा है, तो आपने इसका जो है इसमें ध्यान रखा है, क्योंकि आपने इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 20 में इंक्लूड किया है। 2 टाइम ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम होगा, और 3 टाइम करेंगे तो 8 3 24 होगा। तो ये फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। 20 में से 24 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो नेगेटिव। तो आर शुड नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पे ये कहता है आर शुड नॉट बी नेगेटिव। तो ये हमारा ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अब इससे जरा टैली करो तो ये है हमारा आर, ये हमारा क्यू, दिस इज बी, दिस इज ए। तो ये हो गया आपका बी क्यू प्लस आर। इसमें आर यानी 4 आर मस्ट बी लेस देन बी, तो 4 इज लेस देन 8, सो ओके बिल्कुल सही है। और आर मस्ट बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 इज नो डाउट नॉट इक्वल टू 0, बट इट इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन भी यही बोलता है कि आर या तो 0 के इक्वल हो जाए, और 0 का इक्वल अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन 0 से फिर बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन ये बताती है। तो इस तरह से ये मैंने आपको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का थोड़ा ये एग्जाम्पल से समझाया। अब मैं थोड़ा सा ए आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, और अच्छी तरह से समझाने के लिए फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ। वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू मान लीजिए 8। अब मान लो हम इसको अभी इग्नोर करते हैं, इसको अभी इसको अप्लाई नहीं करेंगे,
जब इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब आप 20 को 8 के टर्म में जब लिखेंगे तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, मोर देन वन जो है आपके पास जो है इसको लिखने के जो है तरीके मिल जाएंगे। तो एक से ज़्यादा तरीके आपको क्यों मिले, क्योंकि आपने इसका यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अब तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा। जब इसका यूज़ करेंगे तो ए को 20 को 8 के टर्म में लिखने का मतलब कुछ नहीं वही होगा जो कि आपने अभी 8 से 20 को जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है डिवीजन का, जब आपने उसको वहाँ पे अप्लाई किया तो ये दोनों को मिला करके वही मतलब बनता है जो कि एक आपका जो सिंपल डिवीजन प्रोसेस होता है। तो अब आप देखते हैं ज़रा 20 को 8 के टर्म में लिख सकते हैं। मान लो मैं इसको लिख रहा हूँ 20a इज इक्वल टू 8 इंटू क्या हो सकता है, और यहाँ पे देखो मैं 0 भी लिख सकता हूँ बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर एंड q एंड r आर होल नंबर्स, वी फाइंड होल नंबर्स q एंड r। तो ये आपका q है और r की जगह में क्या होना चाहिए, क्योंकि आना चाहिए 20, तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया तो पूरा का पूरा ये 20 यहाँ पे आपके पास बचेगा। कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, यस 20 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 8, और 8 में और कितना प्लस करेंगे 12, और भी कोई तरीका हो सकता है, यस 20 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 8 टू 16 एंड 4। अब इनमें से देखिए 1 2 3 और भी कई तरीके हो सकते हैं इसी तरह से 20 को 8 के टर्म में एक्सप्रेस करने के, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको सेटिस्फाई तो सब कर रहे हैं, देख लो सब कर रहे हैं, क्योंकि ये 20 के इक्वल आना चाहिए, आ रहा है, ये भी 20 के इक्वल आना चाहिए, 8 एंड 12 20, ये सब 20 के इक्वल आ रहे हैं। अब इसको देखते हैं जरा, इस पर भी गौर करते हैं। तो ये कंडीशन तो सीधे यहाँ पे कैंसिल हो जाती है बिकॉज r इज इक्वल टू 20 और r मस्ट बी लेस देन b, ये b है हमारे पास 8, तो r मस्ट बी लेस देन 8, लेकिन यहाँ तो r ग्रेटर देन 8 आ रहा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये भी इसी तरह से इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको देखते हैं, यहाँ पे r 4 है और ये है हमारे पास 8 जो है ये b है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r इज लेस देन b, और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि r इज पॉजिटिव, r जो है 4 से 4 है, r हमारे पास 4 है एंड 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन भी इस पर अप्लाई हो रही है। लेकिन ये इस तरह से ये आपका जो है 20 को इस तरह से जो आपने एक्सप्रेस किया है, ये आपने एग्जैक्टली ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो ये तरीका है, जो प्रोसेस है इसको मतलब एक्सप्रेस करने का, उसी का आपने यहाँ पे पूरी तरह से जो यूज इसका किया है, उसी को पूरी तरह से इसको आपने फॉलो किया है। और ये वही है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो सिंपल जो डिवीज़न है आपका, ये उसमें भी यही कंडीशन आपकी पूरी होती है। और इसी एक ही तरीके से आप जब आप डिवीज़न करते हैं तब भी डिविडेंड को डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के तौर पे आप लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं 8 से जब 20 को डिवाइड करते हैं, 8 2 जा 16, ये 4 बचा, तो आप लिख सकते हैं 20 को, 20 मीन्स a इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 4, ये b हो गया, ये q हो गया और ये r हो गया। तो ये इस तरह से अब आपको इंपॉर्टेंस पता लगी होगी इस कंडीशन की, ठीक है। अगर इस कंडीशन को छोड़ दें तो a को b के टर्म में लिखने के आपके पास 1 2 3 और भी तरीके हो सकते हैं, और जब आपने इस कंडीशन को भी अप्लाई किया तब एक और केवल एक ही तरीका ये मिलेगा। और जब ये इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, इस तरीके मतलब ये दोनों कंडीशंस को जब अप्लाई करेंगे तो ये जो तरीका होगा, दिस विल बी द यूनिक वे, यूनिक मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी, 20 का 8 के टर्म में। और इसमें ये यूनिक हो जाते हैं फिर, यूनिक, ये जो क्यू है ये सिर्फ 2 ही आएगा, 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा, और ये जो आर है ये 4 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। चाहे आप ये डिवीजन लेमा वाला प्रोसेस देख लो, चाहे ये डिवीजन यहाँ पे जो ऑर्डिनरी डिवीजन वाला प्रोसेस है इसको देख लीजिए, इसमें ये क्यू जो है ये यूनिक होगा, 2 ही आएगा हमेशा, 8 3 कभी नहीं बोलेंगे आप जब 8 का टेबल 20 में पढ़ेंगे। और ये जो रिमाइंडर है ये भी हमेशा 4 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो ये यूनिक होंगे। ये जो मैंने आपको बात बताई इसका हम इसको जब आगे एक्सप्लेन करेंगे तो इसका उसमें यूटिलाइजेशन है, ठीक है। इसको हम वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे इस सिचुएशन को कि ये यूनिक होते हैं।
अब आगे चलते हैं। क्या कहता है आगे देखते हैं जरा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्टेप नंबर 2, इफ r इज इक्वल टू 0 b इज द एचसीएफ ऑफ a एंड b। इफ r इज इक्वल टू 0, यह हम देख रहे हैं इफ r इज इक्वल टू 0 इस वाले एक्सप्रेशन में, तो हम देखते हैं जब r 0 हो जाएगा तो a किसके इक्वल हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू bq। ठीक है, लेकिन ये सीधा ही कह रहा है इफ r इज इक्वल टू 0 b इज द एचसीएफ ऑफ a एंड b। तो हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हाउ इज b द एचसीएफ ऑफ a एंड b। तो उसी को मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ। r जब 0 हो गया तो इस एक्सप्रेशन में a इज इक्वल टू bq आ गया। नाउ a इज इक्वल टू bq मीन्स a के हमें दो फैक्टर पता लग गए, b एंड q, ये फैक्टर पता लग गए। और एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर a था और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास b था। ये थे, हमने a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे। हमें करना क्या है, जो हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो है इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने की जो मतलब आपको पता है जो डेफिनेशन है, आप एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर देख लो b एंड q, और b के फैक्टर b इटसेल्फ b का फैक्टर है। तो और भी कोई फैक्टर हो सकते हैं लेकिन b का हाईएस्ट फैक्टर b होगा। नाउ a एंड b में जो कॉमन फैक्टर है वो b है और b हाईएस्ट भी है, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ a एंड b विल बी b। तो इसने जो डिक्लेयर किया था इफ r इज इक्वल टू 0 b इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ a एंड b, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस तरह से इस रिलेशन से ये जो एक्सप्रेशन है इसकी हेल्प से कैसे करके उसने ये डिक्लेयर किया, कैसे उसने ये कंक्लूड किया कि a एंड b का जो एचसीएफ है वो b होगा। ये मैंने आपको समझाया यहाँ पे r को 0 लेकर के, और ये a एंड b का एचसीएफ जो b किस तरह से आया। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हम एक एक स्टेप को पढ़ते जा रहे हैं, आपको मैं उसको समझाता जा रहा हूँ और उसके साथ ही साथ हम उसका लॉजिकल जो है एनालिसिस भी कर रहे हैं कि जो कुछ इसमें बताया गया है, जो कुछ इसमें जो क्लेम किया गया है उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका जो है क्या लॉजिक है, तो वो मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है हमारे पास if r is not equal to 0, okay, let r is not equal to 0। जैसा वो कह रहा है वैसे हम भी करेंगे, उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको सिर्फ फॉलो ही नहीं करना, हमने उसको लॉजिकली फॉलो करना है। जो बोल रहा है हमको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है। तो अप्लाई द डिवीजन लेमा टू b एंड r, यही b और यही r, क्योंकि r 0 नहीं है, r 0 नहीं है, तो आपको b एंड r में डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। ये सिचुएशन कहाँ आती है, जब r 0 नहीं है। जब r 0 है वो सिचुएशन तो इससे जो पहले मैंने आपको डिस्कस करके बता दी, वो आपको समझ में भी आ गया होगा। जब r 0 नहीं है तो वो सिचुएशन होती कहाँ होती है, देखिए यही हो गया 8 का 20 को अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 8 2 जा 16 और ये हो गया r। अब ये r है एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाली सिचुएशन है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो तब क्या कह रहा है कि अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू b एंड r। तो हम भी करेंगे यूक्लिड्स अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू b एंड r। ये आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान होगा, ये आपको पता है कि जो r है वो लेस देन b है या b इज़ ग्रेटर देन r है। तो ये बड़ा वाला इंटीजर है b, तो बड़े को हम छोटे के टर्म में लिखेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जैसे हमने यहाँ पे a और b के बीच में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ये दोनों मिला करके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b इज इक्वल टू r के टर्म में लिखना है r। अब यहाँ पे कोई जो है होल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, q यहाँ पे q था, तो अब यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, q1 लिख लेते हैं। और यहाँ पे रिमाइंडर जो है मान लीजिए यहाँ पे r था तो यहाँ पे कुछ r आप लिख लेती है r1।
अब इसमें जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो एक्सप्रेशन, ये पहला वाला एक्सप्रेशन है, इसके साथ ये कंडीशन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज बी को आर के टर्म में यूनिक वे से नहीं लिख पाएंगे। कई तरीके से ऐसे ये इसको आप देखेंगे कि लिखा जा सकता है, तो आपको एक ही तरीके से लिखना है और वो जो यूनिक तरीका मेथड होगा वो इसी टाइप का होगा जो डिवीजन वाला है। तो इसलिए R1 के बारे में आप क्या कंडीशन लगाते हैं, ये जो R1 है, दिस R1 इज़ लेस देन, ये जो डिवाइजर है यहाँ पे, ये आपको ये चीज़ हर समय याद रखनी है कि जब आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये R, ये वाला, ठीक है, जिसको आप जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी बी को आप जिसके टर्म में लिख रहे हैं, बी को आप आर के टर्म में लिख रहे हैं, तो दिस इज डिवाइजर, ठीक है। और ये क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में, रिमाइंडर और डिवाइजर ये बीच है यहाँ पे, इनके बीच में होता है रिलेशन। तो दिस मस्ट बी लेस देन आर एंड ये पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, ये कंडीशन आप साथ में लगाएंगे। तो ये इस तरह से हमने इसमें डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिया, किस में, बी एंड आर में, जैसे वो बोल रहा है, अप्लाई डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। अब इसमें देखते हैं रिमाइंडर की क्या स्थिति है। यहाँ पर ये रिमाइंडर है हमारे पास, दो सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर 1, R1 दैट इज रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 0। तो पहले ये सिचुएशन देख लेते हैं, R1 इक्वल टू 0, और जब इसको हम पूरी तरह से डिस्कस कर चुके होंगे तो उसके बाद हम सेकंड सिचुएशन पे आएंगे, क्योंकि वो भी पॉसिबल है कि R1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलिए पहले R1 को देख लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 0। इसमें R1 0 होगा तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज B क्या हो जाएगा, B जो है RQ1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया। अब यहाँ पे B के हमें फैक्टर्स पता लग गए, B को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ R एंड Q1। तो इसका एक फैक्टर R हो गया और दूसरा हो गया Q1। अब हमारे पास डिवीजन लेमा हमने B एंड R के बीच में लगाई, तो देखते हैं जरा इन B एंड R का एसएफ क्या निकलता है। तो अब R ये तो हो गया B, ये एक पॉजिटिव इंटीजर B, दूसरा R, तो R के फैक्टर भी देख लेते हैं, R का फैक्टर R तो होगा ही। अब हम देखते हैं B एंड R में ये कॉमन है, मोर ओवर इट इज़ हाइस्ट, क्योंकि R का तो ये हाइस्ट है ही। देयरफॉर SCF ऑफ B एंड R इज इक्वल टू R, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये पता लगा, अगर R1 0 हो गया तो B एंड R मीन्स ये डिवाइजर और ये यहाँ पे जो रिमाइंडर था, इन दोनों को के बीच में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया, तो इन दोनों का एसएफ जो है R आया। अब इससे आगे देखते हैं। इसका ध्यान रखेंगे हम कि हमने क्या जो है क्या कंक्लूड किया, हमने SCF जो है B एंड R का फाइंड आउट किया और इसको हमने बोला R, लेकिन कंडीशन क्या थी, व्हेन R1 क्या था, R1 था जब आपने R से B को डिवाइड किया। अब हम यहाँ पे डिवाइड वर्ड ना बोलें, हालांकि जो डिवीजन है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेकिन हमको यहाँ पे ये बोलना चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की, ये बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर ही, इसलिए हमको जहाँ भी बोलना है डिवीजन लेमा करके ही बोलना है। हालांकि उसका मतलब भी यही हुआ, अगर B एंड R में डिवीजन लेमा आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप B को R से डिवाइड कर रहे हैं। वो जो ऑर्डिनरी जो नॉर्मल वे ऑफ डिवीजन है जिसको आप सीखते हुए आ रहे हैं, उसी डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आपने R से B को डिवाइड किया, या यूँ कह लीजिए जब B एंड R में आपने डिवीजन लेमा अप्लाई किया, तो जो रिमाइंडर था हमने उसको सपोज किया कि वो 0 अगर आता है, जो कि पॉसिबल है, आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो पहली सिचुएशन हमने देखी कि ये मान लो 0 आ गया, तो तब हमने ये देखा कि इन दोनों का एसएफ जो है वो क्या हो गया, R हो गया। अब इसी सिचुएशन को, कौन सी सिचुएशन को, यही इफ़ R इज़ नॉट इक्वल टू 0, इस सिचुएशन को हमने A को B के टर्म में एक्सप्रेस किया था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, और साथ में ये कंडीशन तो थी ही, R इज़ लेस देन B
एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस कंडीशन में r जो है वो 0, हमने सोचा कि 0 नहीं है। अब जब r 0 नहीं है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ कॉन्सेप्ट है और थोड़ा आपको अटेंटिव हो करके इसको जो है सीखने की ज़रूरत है, और मेरे साथ साथ आप इसको थोड़ा जो है सिंसियरली जानने की कोशिश कीजिए। तो इस सिचुएशन को मैं एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसमें मैं ए, बी, क्यू और आर को इसमें रिप्रेजेंट करूँगा। कैसे? इस पूरे को मान लीजिए मैंने ए सपोज कर लिया, ये पूरा ए है, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है। तो अब इसमें बी जो है वो ए से छोटा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो बी को हम ए में इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं। मतलब बी का टेबल हम ए में डाल रहे हैं, बी से ए को डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे तो यहाँ पे हमें पता है कि क्यू नंबर ऑफ टाइम्स बी जो है ए में इंक्लूडेड है, लेकिन अब ये थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको ये मान लेता हूँ कि मान लीजिए इतना बी है, तो इतना ही और आगे बी ए आ गया। कितने टाइम मतलब हमने बी को ए में इंक्लूड कर दिया, आप देख सकते हैं 1 टाइम एंड 2 टाइम, यानी क्यू की जगह में हमने जो है थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए क्यू की जगह में हमने 2 ले लिया। तो बी को हमने 2 टाइम ए में इंक्लूड किया। वैसे क्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो और ये हमारा बच गया यहाँ पे आर। तो ये जो डायग्राम है ये एग्जैक्टली इसको, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, इन दोनों को मिला के इसको रिप्रेजेंट करता है। कैसे? आपने बी को ए में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इंक्लूड किया, 1 2, आप 3 टाइम कर नहीं सकते क्योंकि कम बच गया, बी से कम बच गया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपने इसको इंक्लूड कर दिया। पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन है कि ये जो आर है ये बी से छोटा है, ये छोटा है, क्योंकि जब आपने मैक्सिमम टाइम बी को ए में इंक्लूड जब आप करने लगेंगे तो नेचुरली आर जो है वो छोटा आएगा, बी से छोटा आएगा। तो ये इस कंडीशन को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा। जो मैंने शुरू में आपको बोला था, क्या बोला था कि अगर आप, ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती है, दोनों को इकट्ठा करके हम ये जो है हमको इस कंक्लूजन पे पहुंचाता है कि हमने बी को ए में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इंक्लूड किया, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है क्यू है। ऐसा होने से फिर ये शर्त ऑटोमेटिकली जो है ये लागू होती है। या उल्टा करो, अगर इस शर्त को आप लागू करेंगे बी को ए में इंक्लूड करने के लिए इस कंडीशन को, तो ये क्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ए में इंक्लूड होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमने ये फिगर बनाया। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो बी है जिसको हमने ए में इंक्लूड किया, इसका कोई भी फैक्टर, बी का कोई भी फैक्टर बी में पूरी तरह से इंक्लूड होगा। जैसे इतना ये बी है और बी का जो भी फैक्टर होगा वो बी में पूरी तरह से इंक्लूड होगा इस तरह से, और यहाँ पे आके टर्मिनेट होगा। और ये भी बी है तो ये भी यहाँ आके टर्मिनेट हो जाएगा। सपोजिंग दैट कि बी 6 है और 6 का एक फैक्टर होता है 2, और 2 को अगर हम 6 में इंक्लूड करना चाहेंगे तो कितने टाइम इंक्लूड हो जाएगा? 3 टाइम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और पूरा यहाँ पे आएगा। उसी तरह से पूरा यहाँ पे आएगा। ये आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अब अभी हमने ये जो एग्जाम्पल है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने यहाँ पे जो मिटा दिया, उसमें बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि बी के जो है एक फैक्टर तो बी का आर आया था, ठीक है, जब हमने बी एंड आर में डिवीजन लेमा अप्लाई किया था, और दूसरा आया था हमारा Q1। तो मतलब बी का एक फैक्टर आर तो है ही है, ठीक है। थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, जिसके बेस पे मैंने HCF बी एंड आर का ये आर जो है हमने इसको कंक्लूड किया था। तो अब क्योंकि आर बी का फैक्टर है, मीन्स इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब आर को अगर हम बी में इंक्लूड करेंगे, बी में इंक्लूड करेंगे तो यहाँ आके टर्मिनेट करेगा पहले, फिर यहाँ आकर के टर्मिनेट करेगा। ये आर जो है यहाँ अल्टीमेटली यहाँ आके टर्मिनेट करेगा। लेट अस टेक इट एज ए, दिस वन एज बी, दिस वन एज सी एंड दिस वन एज डी।
तो आर क्योंकि बी का फैक्टर है तो यहाँ आकर के सी पे आकर टर्मिनेट करेगा, और फिर आगे इसमें भी अगर हम उसको इंक्लूड करवाना चाहें सी डी में तो ये इसमें इंक्लूड करेगा, क्योंकि अपने आप में तो ये इंक्लूड करेगा, अपने आप में तो ये वन टाइम इंक्लूड कर जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर जो है पूरी तरह से ए डी में इंक्लूड कर जाएगा, ए बी में भी, फिर बी सी में भी, और फिर सी डी में भी, पूरे में इंक्लूड करेगा का मतलब आर विल बी अ फैक्टर ऑफ ए, क्योंकि ए ये पूरा जो है होते ए है। देयरफॉर हमने ये क्या कंक्लूजन निकाला कि कॉमन फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कॉमन फैक्टर ऑफ बी एंड ए, चाहे ए एंड बी बोल दीजिए, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये आर है। अभी हमने ये जो डिस्कशन आपके सामने हमने जो है किया था, इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे, ये जो हमने लिख दिया। अब मैं क्लेम करता हूँ कि ये जो आर है, ठीक है, ये जो आर है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ए एंड बी का, ये मैं क्लेम करता हूँ। अब कैसे करके ये प्रूफ होगा, किस तरह से हमारा क्लेम जो है वो सही होगा, वो इस तरह से हो सकता है कि अगर मैं आर से बड़ा कोई और पॉजिटिव इंटीजर, सपोज आर से बड़ा मैंने ले लिया कैपिटल आर, इससे बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ इसी शर्त के साथ, क्या शर्त, क्योंकि ये आर जो था ये बी और ए का दोनों का क्या था, ये दोनों का जो है कॉमन फैक्टर था, बी एंड ए का, ए एंड बी लिख देते हैं इसको। तो जब ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो एटलीस्ट पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ये बी का तो है ही फैक्टर, जब कॉमन फैक्टर है तो बी का भी तो है ही। इसका मतलब इस आर को, कैपिटल आर को, जो कि इससे बड़ा है, जो हमने सपोज किया है, तो ये यहाँ आकर के टर्मिनेट करेगा, जैसे कि बी का कोई भी फैक्टर यहाँ आकर टर्मिनेट करेगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये ए का भी फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हमने बोला था पहले आर, फिर हमने बोला अगर आर नहीं तो आर से बड़ा सपोज ये है, तो ये इसको भी जो है, इसको क्या करना चाहिए कि इसको पूरी तरह से इसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर देना चाहिए, इसको आर को इस आर से डिवाइड हो जाना चाहिए था। तो क्योंकि सी तक जब इस आर को आपने इंक्लूड कर दिया का मतलब ए का जो हिस्सा है, ए टू सी, ये ए टू सी ए का भी तो हिस्सा है, अब ए का हिस्सा इतना बच गया, तो इसको भी जो है इतना जो डिस्टेंस हमारे पास यानी कि आर है जो, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा ए का बचा हुआ हिस्सा है और हम कहते हैं कि ये ए का फैक्टर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर लिया हमने ए और बी का, तो इसको पूरी तरह से डिवाइड करना चाहिए। अब देखते हैं ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब अगर यहाँ से आगे इसके ऊपर ट्राई करेंगे इंक्लूड करने की, तो हम देखेंगे क्योंकि ये बड़ा है इससे, तो यूँ करके ये आगे निकल जाएगा, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हमने जो ये एज्यूम किया था कि आर से बड़ा कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है कि नहीं जो कि कॉमन फैक्टर हो जाए ए एंड बी का, तो हमने ये प्रूव किया कि ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता। देयरफॉर दिस विल बी द हाईएस्ट इंटीजर which is common factor of both a and b. Therefore अब इसी r को हम क्या बोल सकते हैं, highest common factor, that is SCF of a and b is equal to r। ये जो है हमने काफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको मिला है, और ये जो कॉन्सेप्ट हमको मिला है ये हमको एक चीज़ को और हमें स्ट्रेस करता है, हमको जो कहने के लिए जो हमको एक थोड़ा सुविधा देता है, ठीक है, वो ये है कि जो ये रिमाइंडर होता है, ये आर जो है रिमाइंडर है, कब, जब आपने बी से ए को डिवाइड किया, ए को बी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आर आया। तो जो रिमाइंडर है इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनना है ए और बी का, अगर बनना है तो इसी को बनना है, लेकिन शर्त क्या है, इसका टेबल इसमें पूरा जाना चाहिए। बी एंड आर के बीच में ये है, देखिए ये है आपका यहाँ पे
अप्लाई द डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। बी एंड आर के बीच में जब आपने डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो उस समय रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो तभी हम कहेंगे कि आर जो है बी का फैक्टर होगा। तो ये कंडीशन जरूरी है कि इसका टेबल इसमें जाए, यानी कि ये इसका फैक्टर हो। जब ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है, तो ये सिर्फ कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा ए एंड बी का, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हो जाएगा ए एंड बी का। ये हमने यहाँ पे जो है इसको स्टेब्लिश किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे हमने बताया है। अब इससे आगे हम थोड़ा सा अब इसको कंक्लूड करते हैं। लास्ट में आपने क्या किया, पहले शुरू से देखते हैं। पहले आपने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा, आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखा। इसमें आप करते क्या, मैं आपको जो आपका ऑर्डिनरी डिवीजन प्रोसेस है उसके बेस पे बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि आप b से a को डिवाइड करते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया था, रिमाइंडर r आ गया था, ठीक है। q टाइम गया था तो ये बी क्यू हो गया था, ये बी क्यू हो गया था। और r को जब आपने 0 बोला था तो डिक्लेयर कर दिया था आपने यहाँ पे, इसको क्या कर दिया था डिक्लेयर, SCF a एंड b का। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, SCF जो है इसका आपने b को डिक्लेयर किया था। और b है क्या, यहाँ पे ये डिवाइज़र है। तो देखिए ये जो कह रहा है द डिवाइज़र एट दिस स्टेज। अब ये एट दिस स्टेज का मतलब ये शुरू की स्टेज भी हो सकती है, बीच की भी हो सकती है, और अगली भी हो सकती है, और अगली भी हो सकती है। तो ये स्टार्टिंग में भी देखिए इसी सिचुएशन के हिसाब से द डिवाइज़र विल बी द रिक्वायर्ड SCF। जब r 0 हो गया, माने रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये देखिए ये क्या बन गया, ये SCF बन गया b। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन थी, व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 0, तब हमने क्या किया था, तब क्योंकि r 0 नहीं था, ये 0 नहीं था, तो हमने इन दोनों के बीच में b एंड r के बीच में क्या किया था, डिवीजन लेमा अप्लाई किया था, b एंड r के बीच में। तो ये अब वो हमने मिटा दिया, लेकिन मैं इसको डिवीजन का ये जो आपका सिंबॉलिक ये जो ये प्रोसेस है डिवीजन, उसके उसी के पैटर्न पे लिख रहा हूँ जरा मैं। तो आप क्या कर रहे हैं, b बड़ा है r छोटा है, तो r से आप b को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जब डिवीजन लेमा अप्लाई किया था b और r में, तो इसको q1 टाइम हमने बोला था r q1, और फिर यहाँ पे बोला था कि r1 क्या है, रिमाइंडर को r1 करके रिप्रेजेंट किया था। फिर बोला था कि अगर ये 0 आता है, इफ़ एक कंडीशन थी, तो उस समय तब इसको क्या किया हमने, ये जो हमारा क्या हो गया था, SCF r निकला था हमारा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले यही हमने प्रूव किया था कि r इज़ द SCF ऑफ a एंड b। वो जो आपको डायग्राम से मैंने समझाया था उसमें ये r ही तो आया था SCF। तो लेकिन ये सिचुएशन कब आई, अगर मान लीजिए इस सिचुएशन में r 0 नहीं आता, ये r 0 आ गया तब हो गया। अगर r 0 नहीं आता तो तब हम ये वाला जो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, किसकी, डिवीजन लेमा की प्रोसेस को b एंड r में लगाते हैं। b एंड r में मैंने r ये रिमाइंडर है जो 0 नहीं हुआ, और b मीन्स ये जो यहाँ पे डिवाइजर था, ठीक है, ये डिवाइजर था। अब ये डिवाइजर बन गया, ये डिविडेंड बन गया, और ये क्या बन गया, रिमाइंडर। तो अब इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब फिर वही बात लागू होगी, द डिवाइजर एट दिस स्टेज। इस स्टेज में मान लो r 0 नहीं आया, तो तब हमको ये अगला स्टेप ये लेना पड़ा। अब इसमें r जो रिमाइंडर है r1 वो 0 आ गया, तो अब हमने प्रूव किया इसको कि दिस विल बी द SCF, ये r SCF आया था। तो इस तरह से ये जो स्टेप 3 की जो कंडीशन है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि इसको हमने आपको जो है इसका एनालिसिस भी किया, इसको लॉजिकली समझाया कि हाउ द डिवाइजर एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, जब ये r रिमाइंडर 0 आता है, हाउ द डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड SCF। सो इतना ही था जो मैंने आपको इसको समझाना था, ये इसका एनालिसिस हो गया पूरा। तो अभी आई होप कि आप यू विल सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।